Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. हमने 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितनी भी केस स्टडीज़ आई थी वो 2024 के PYQ सीरीज़ में कवर कर ली हैं। तो अभी हमने पिछले एक वीडियो में 2023 की केस स्टडीज़ करी थी। अब देखो जो केस स्टडीज़ आती हैं मैक्सिमम केस स्टडीज़ या AOD में से आती हैं या प्रोबेबिलिटी में से आती हैं और कुछ चैप्टर्स में से कभी कभी एक आध केस स्टडी आ जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में AOD की 2023 की सारी केस स्टडीज़ कवर करी थी। तो आज हम 2023 की सारी प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़ कवर करेंगे और उसके अलावा जो किसी किसी चैप्टर में से कभी कभी एक केस स्टडी आई हुई है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में से, रिलेशन फंक्शन में से या मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में से और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में से, वो भी कवर करेंगे। तो 2023 के केस स्टडीज़ के वीडियो के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी है। वेन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा A, B and C performed by people of a society. Further, it is given that probability of a member performing type C yoga is 0.44. तो टाइप C योगा में देखो टोटल 0.44 है। वेन डायग्राम में देखो A का सर्कल है, B का सर्कल है, फिर C का सर्कल है। इसमें बेसिकली कैसे है कि ये जो A का सर्कल है इसका ये पार्ट है ना 0.09, ये A एंड B का कॉमन पार्ट है और C और B का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा X। तो C टाइप योगा परफॉर्म करने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.44। ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमें गिवन है, इसका जो है A पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमें गिवन है 0.44। अब C में क्या क्या आ रहा है, C में X आ रहा है और 0.21, तो X प्लस 0.21 जो होगा वो होगा 0.44। तो X की वैल्यू आ जाएगी 0.44 में से 0.21 माइनस करके विच इज़ 0.23। अब हमें Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसमें देखें ये जो वेन डायग्राम गिवन है ना उसका पूरा ये बाहर सैम्पल स्पेस है। A की प्रोबेबिलिटी 0.32 प्लस 0.09 है, B का है Y प्लस X, मतलब टोटल 0.32 प्लस 0.09 प्लस Y प्लस X प्लस 0.21 प्लस ये 0.11 भी है अलग से। तो इन सब का सम जो होगा वो टोटल 1 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सैम्पल स्पेस की वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम A वाले पार्ट का करें 0.32 प्लस 0.09 प्लस Y प्लस ये X प्लस 0.21 जो है इस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C है जो कि ऑलरेडी हम 0.44 फाइंड आउट मतलब वो गिवन है, प्लस 0.11, ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के होगी 1। तो अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.41 प्लस 0.44 प्लस 0.11 प्लस Y इज इक्वल टू 1। इन सबको ऐड करके आएगा ये 6, 4, 5, 9, 0.96 प्लस Y इज इक्वल टू 1। तो Y की वैल्यू इससे आ जाएगी 1 माइनस 0.96 विच इज 0.04। अब हमें फाइंड आउट करना है पार्ट C, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C सच दैट B हैज़ अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C सच दैट B हैज़ अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, C इंटरसेक्शन B अगर हम देखें C इंटरसेक्शन B इज X ओनली, तो X की प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास है 0.23, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B में आएगा 0.09 प्लस Y प्लस X।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स। तो हमने y की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, y की वैल्यू है 0.04 एंड जो x की वैल्यू थी वो है 0.23। तो 0.04 प्लस 0.23 तो ये आएगा 0.36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B जो है, क्योंकि C इंटरसेक्शन B जो था वो था, अगर हम इस डायग्राम को देखें C और B का कॉमन पार्ट इज X और X की वैल्यू है 0.23, तो ये X है विच इज़ 0.23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C सच दैट B हैज़ अकर्ड होगा 0.23 अपॉन 0.36 विच इज़ सिंपली 23 अपॉन 36। अब इसका C का जो और वाला पार्ट है उसमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी डज योगा ऑफ टाइप A और टाइप B बट नॉट C। मतलब वो A या B टाइप का योगा करता है बट C टाइप का नहीं करता। A में आ रहा है 0.32 प्लस 0.09 प्लस y, पर x जो आ जाता है ना वो C में आ रहा है, तो C वाला नहीं लेना। तो हमें इसके और वाले पार्ट में 0.32 प्लस 0.09 प्लस y करना है। तो और वाला जो पार्ट होगा C का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.32 प्लस 0.09 प्लस इसमें था y, और y की वैल्यू हमने निकाली है 0.04। तो 0.32 प्लस 0.09 प्लस 0.04 विच इज़ इक्वल टू 13, 14, 15, 0.45 इज़ द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी है। Recent studies suggest that roughly 12% of the world population is left-handed. तो 12% is left-handed. Depending upon the parents, the chances of having a left-handed child are as follows. A option है when both father and mother are left-handed. जब दोनों left-handed है तो उस केस में chances of left-handed child is 24%. B option है जब फादर इज़ राइट हैंडेड, मदर इज़ लेफ्ट हैंडेड, तो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड की परसेंटेज होएगी 22%, मतलब उसकी चांसेस होंगे 22%। सी ऑप्शन है फादर इज़ लेफ्ट हैंडेड, मदर इज़ राइट हैंडेड, चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड उस केस में होंगे 17%। डी है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड देन चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज़ 9%। Assuming that ये PA, PB, PC, PD सबकी probability equal है which is 1/4 and L denotes the event that child is left-handed। तो first part में हमें find out करना है probability of L such that C has occurred। मतलब child is left-handed provided situation C है। तो C situation जो है उसमें child के left-handed होने के कितने chances हैं? 17%। तो इसका आंसर जो होगा वो सिंपली 17% होगा, 17/100। बी पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ L डैश, कॉम्प्लीमेंट निकालना है सच दैट A हैज़ अकर्ड। मतलब चाइल्ड इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड सच दैट A सिचुएशन इज़ देयर, A वाला केस है। तो हमेशा ये जो होता है ना इसके कॉम्प्लीमेंट में से माइनस कर दिया करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि चाइल्ड इज़ लेफ्ट हैंडेड व्हेन देयर इज सिचुएशन A। तो सिचुएशन A है बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, तो चाइल्ड के लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस हैं 24%। तो इस केस में 1 में से 24% जो होगा वो माइनस होगा, तो आंसर आएगा 76% विच इज़ 76/100। अब इसका C वाला ऑप्शन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट L हैज़ अकर्ड, मतलब बेस थ्योरम का जो ऑपोजिट होता है ना, मतलब L सच दैट A हैज़ अकर्ड वो सब कुछ गिवन है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ L सच दैट A हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा, और नीचे सारे केसेस लेंगे L सच दैट A हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ L सच दैट B हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 4 के 4 केसेस लेंगे, बेस थ्योरम लगेगा। Probability of L such that C has occurred into probability of C plus probability of L such that D has occurred into probability of D। A B C D सबकी probability 1/4 है।
L such that A has occurred कि लेफ्ट हैंडेड है, जब A वाला केस होगा 24%, 22%, फिर है 17%, 9%. ये लिख लेते हैं 24, 22, 17% एंड 9%. तो ये हो जाएगा 24%, 24/100 इंटू 1/4, और यहाँ पे भी 24/100 इंटू 1/4 प्लस 22/100 इंटू 1/4 प्लस 17/100 इंटू 1/4 प्लस 9/100 इंटू 1/4. ऊपर वाले के भी डिनोमिनेटर्स 100 इंटू 4 है, 400, नीचे भी वही है, तो वो सारे हो जाएंगे कैंसिल. तो हमारे पास बच रहा है 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9, इन सबको ऐड करना है. तो ये होगा 24, 34, 44, दिस इज 46, 17 प्लस 9 26, 12, 4, 5, 6, 72. तो 24 इंटू 3 इज 72, तो इसका आंसर आएगा 1/3. अब इसका और वाला पार्ट करेंगे, सी का और वाला पार्ट. Find the probability that a randomly selected child is left-handed given that exactly one of the parents is left-handed. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगी, हमें केस गिवन है कि चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड. तो देखो ए वाले पार्ट में तो बोथ आर लेफ्ट हैंडेड, बट बी वाले पार्ट में सिर्फ मदर इज लेफ्ट हैंडेड एंड सी वाले पार्ट में ओनली फादर इज लेफ्ट हैंडेड, और डी वाले पार्ट में दोनों राइट हैंडेड है, कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं है. दैट मीन्स बी एंड सी वाला पार्ट आएगा. तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एल सच दैट बी हैज़ अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ एल सच दैट सी हैज़ अकर्ड. तो ये दोनों ऐड होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल सच दैट बी हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल सच दैट सी हैज़ अकर्ड. जब बी वाला पार्ट होगा चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड तो उसकी चांसेस हैं 22%, सी पार्ट में चांसेस हैं 17%. तो 22/100 प्लस 17/100, तो ये हो जाएगा 39/100 इज द आंसर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, octagonal prism is a three-dimensional polyhedron bonded by 2 octagonal bases and 8 rectangular side faces. तो ये पार्ट और ये पार्ट octagon है और यहाँ पे rectangular faces आएंगे, 8 आएंगे. It has 24 edges and 16 vertices. Prism is rolled along the rectangular faces. इसको octagon को ना ऐसे rectangular के according उसको roll किया है. एंड नंबर ऑन द बॉटम फेस टचिंग द ग्राउंड इज नोटेड. एक्चुअली ऑक्टागन में क्या वर्टिसेस हैं, कितनी साइड्स हैं, कैसे रोल किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन बॉटम फेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. एक्स अगर 1 होगा, ऑक्टागन के हर एक फेस पे नंबर लिखा हुआ है. एक्स जब 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी p होगी, 2 पे 2p, 3 पे 2p, 4 पे p, 5 पे 2p और 6, 7, 8 पे गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में यही होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो ए ऑप्शन जो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होगा वो होता है 1. दैट मीन्स p प्लस 2p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 1. तो इसमें हम स्क्वायर वाली टर्म्स को करें 8, 9, 10p स्क्वायर आएगा, 10p स्क्वायर प्लस जब p वाली टर्म्स को करेंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 9p इज इक्वल टू 1. तो ये क्वाड्रेटिक बन गई. 10p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 1 इज 0. तो इसको जब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे ये आएगा 10p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 10p जब कॉमन लेंगे तो p प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे p आएगा नॉट 9p, क्योंकि हमें 9p चाहिए ना, तो 10p माइनस p इज़ 9p और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, p प्लस 1 इज़ 0. तो 10p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इज 0.
एक तो p -1 आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, माइनस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे जब 10p - 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो p की वैल्यू आ गई 1/10 और हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, p इज़ 1/10। उसके बाद हमें b पार्ट में फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में देखो क्या क्या आ रहा है, 7 and 8 आ रहा है, तो 2p² + 7p² + p, so this is 2p² + 7p² + p which is equal to 9p² + p। p की वैल्यू 1/10 हमने फाइंड आउट किया, वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/100 + 1/10। जब हम इसमें एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 9 + 10, तो आंसर इज 19/100। अब सी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। 3m का मतलब है m अगर नेचुरल नंबर होगा, m अगर 1 होगा तो 3 × 1 इज़ 3, अगर 2 होगा तो 3 × 2 इज़ 6। दैट मीन्स बेसिकली हमें इसमें x इज इक्वल टू 3 + x इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 3 के केस में है 2p, 6 में है p², सो दिस इज 2p + p²। 2p की वैल्यू जब पुट करेंगे, मतलब p की वैल्यू प्लस 1/100, तो ये हो जाएगा 21/100 इज द आंसर। अब c का और पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ ex। मीन जो होगा, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए जो इसका सी का और पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ, जो मीन होगा, मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, 1 × p करते हैं, दिस इज बेसिकली xi pxi। तो 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 × 2p विच इज़ 4p, प्लस 3 × 2p विच इज़ 6p, 4 × p 4p, 5 × 2p 10p हो जाएगा, और यहाँ पे 6p² और इसको जब ऐड करेंगे 14p² प्लस 8 × 7 56p² प्लस 8p। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो आएगा वो आएगा, p² वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, ये 56 + 14 तो 670 76 p² आ रहा है, प्लस p वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 8 10 18 28 29 30 33p प्लस 33p। अब वापस वैल्यू पुट करेंगे 76/100, क्योंकि p इज़ 1/10 प्लस 33/10, तो 76 + 330/100 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 6 10 406/100। अगर इसको लोएस्ट टर्म्स में करना है तो 203/50 इज़ द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ जॉब टू कंस्ट्रक्ट 4 flats on a plot along with parking area. Due to strike, probability of many construction workers not being present on the job is 0.65. 0.65 किसकी probability है कि बहुत सारे workers they will not be present on the job. The probability that many are not present and still the work gets completed on time is 0.35. Probability that work will be completed on time when all workers are present is 0.80. अब यहाँ पे हमें given है E1 represent the event when many workers were not present for the job. ये question में हमें given है कि जो event है when many workers are not present for the job, तो उसकी probability हमें given है 0.65, क्योंकि सेकेंड लाइन में लिखा है ना, ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द जॉब इज 0.65. E2 है व्हेन ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा व्हेन ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विच इज़ 1 माइनस 0.65, जो कि होगा 0.35। एंड E जो है वो मेन इवेंट अक्कर हुआ है, इट रिप्रेजेंट कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम।
तो सबसे पहले बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब? ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट वो E2 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.35। सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बी पार्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है ना, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें ये लगेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट, ऑल द वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट। तो कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, probability of E such that E1 has occurred into probability of E1 plus probability of E such that E2 has occurred into probability of E2. E such that E1 has occurred मतलब construction work is completed on time when all the workers, many workers are not present, absent हैं, तो उसकी जो probability है E such that E1 has occurred क्या होगा, work gets completed on time when many workers are not present। तो ये इसमें पूछा है ना, इसमें लिखा है the probability that many are not present still the work gets completed on time is 0.35, तो ये 0.35 होगा। probability of E1 ऑलरेडी पता है 0.65 प्लस probability of E such that E2 has occurred का मतलब है कि work gets completed on time when many workers are E2 क्या है, when many workers were present, all workers were present। तो ये इसमें लिखा है ना probability that work will be completed on time when all workers are present, तो ये है 0.80 एंड probability of E2 जो है वो है 0.35। अब इसमें 0.35 इंटू 65 को मल्टीप्लाई करके आएगा 0.2275, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.2880 ऐड करके 0.5155 आएगा, तो 2 डेसिमल तक आंसर दे दो, तो आंसर इज 0.51। अब सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट था E1 सच दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ये बेस थ्योरम से होगा। तो इसमें होगा E such that E1 has occurred into probability of E1, और नीचे जो आएगा वो टोटल E की probability आएगी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो, probability of E such that E1 has occurred into probability of E1 plus probability of E such that E2 has occurred into probability of E2। तो E such that E1 has occurred की जो वैल्यू थी वो है 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी वैल्यू है 0.65 और जो डिनोमिनेटर है 0.51 आएगा। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था ये था 0.2275 अपॉन 0.51, तो इसमें डेसिमल हटाओगे 2275 अपॉन 51 इंटू 100 आएगा। जब इसको ना 51 से डिवाइड करेंगे तो ये 44.60 आएगा और नीचे 100 है, तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली नहीं मतलब 0.446 हो गया, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.45 लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद और वाला पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन जॉब वॉज completed ऑन टाइम। ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट, ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट मतलब E2 गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज completed ऑन टाइम, तो ये E गिवन है। तो इसको भी ऐसे करोगे, probability of E such that E2 has occurred into probability of E2 upon जो total probability of E। तो यहाँ पे E2 ये वाला पार्ट लोगे 0.80 इंटू 0.35 80 इंटू 0.35 एंड probability of E जो है वो है 0.51। जब 80 एंड 35 को मल्टीप्लाई किया था हमने तो 0.2880 आया था, 0.2880
डिवाइडेड बाय 0.51, तो ये 2880 अपॉन 51 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसका डेसिमल हट गया, 288 को 51 से डिवाइड करोगे, जब 288 को 51 से डिवाइड करोगे ये आएगा 5.64 अपॉन 10, तो ये आएगा 0.564, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.56 लिख सकते हैं आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 10 कार्ड्स हैं हमारे पास जिन पे नंबर्स हैं 1 to 10 एंड दे आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड देन मिक्सड अप थॉरली। when one card is drawn at random from the box. Based on the above, answer the following question. A option है, what is the probability that number on card is greater than 4? तो probability of x जो है greater than 4 होगा। greater than 4 का मतलब है कि इसकी probability जो होगी या ये 5 होगा या 6 होगा या 7 या 8, 9 या 10, या फिर इसको ऐसे ले सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे ले लो x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल 10 कार्ड्स में से कितने ऑप्शंस हुए? ये 6 ऑप्शंस हुए, तो ये होगा 6 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब है बी ऑप्शन, इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर दैन 4, what is the probability that it is an even number? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें हमें इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ए इवेंट ले लो कि नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो ए में क्या क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद बी ले लो, इट इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर में हमारे पास क्या क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। फिर ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा 6, 8 एंड 10। हमें क्या निकालना है? ये नोन है कि नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन इट इज़ गिवन दैट ए जो है वो हमें पता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज़ अकर्ड निकालना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें 3 ही इवेंट्स आ रहे हैं, तो 3/10 होगी, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसमें टोटल 6 इवेंट्स आ रहे हैं, तो 6/10, तो ये हो जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 6/10, 10 एंड 10 कैंसिल हो गया, 3/6, आंसर इज 1/2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2 एंड A3. They are sold as a mixture where the proportions are 4:4:2 respectively. Germination rates हैं तीनों टाइप के सीड्स के 45%, 60%, 35%. तो based on the above information, answer the following question. What is the probability of a randomly chosen seed to germinate? मतलब सीड जर्मिनेट कर रही है, तो ये इवेंट अक्कर हुआ है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, E1 ले लेते हैं, seed is of type A1, और E2 ले लेते हैं, seed is of type A2, और E3 ले लेते हैं, seed is of type A3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा, देखो इसमें तीनों की रेशो है 4:4:10, सम ऑफ रेशोज है 4 + 4 + 2 विच इज़ 10। 4:4:2 रेशो गिवन है और सम ऑफ रेशोज 10 है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, E2 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10 एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 2/10। तो यहाँ पे A सच दैट A इवेंट ले लो, सीड जर्मिनेट्स, A such that E1 has occurred, मतलब सीड जर्मिनेट कर रही है व्हेन इट इज़ ऑफ टाइप A1, तो ये हमें गिवन है 45/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A such that E2 has occurred, मतलब सीड इज़ ऑफ टाइप A2 एंड द सीड जर्मिनेट्स, तो वो है 60/100।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 जो है वो है हमारे पास 35/100। तो ये हमने डाटा लिखा है। अब ए पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सीड जर्मिनेट्स। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्योंकि 3 टाइप की सीड्स हैं तो तीनों के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे, मतलब जो बेस थ्योरम होती है ना उसका डिनोमिनेटर, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो A such that E1 has occurred into probability of E1 plus probability of A such that E2 has occurred into probability of E2 plus probability of A such that E3 has occurred into probability of E3. A such that E1 has occurred 45/100 and probability of E1 is 4/10. Second है 60/100 into 4/10. थर्ड है 35/100 इंटू 2/10। तो बेसिकली सबका डिनोमिनेटर जो है वो है 1000 और ऊपर आएगा 5 4 20 16 180 प्लस 240 प्लस 70। तो 200 300 420 490 अपॉन 100। तो आंसर इज अपॉन 1000 है, आंसर इज 49/100। इसको हम 0.49 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड सीड इज ऑफ टाइप A1 गिवन दैट इट जर्मिनेट्स। तो बी पार्ट में हमें पूछा है इट इज़ ऑफ टाइप A1। A1 को हमने E1 लिया है, A1 भी लेके कर सकते थे, सच दैट इट इज़ ऑफ गिवन दैट इट जर्मिनेट्स, मतलब E1 A निकालना है। तो ये होगा, अगर E1 A निकालना है तो इसमें फेवरेबल आउटकम है AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और नीचे पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा जो कि ये पूरी थ्योरम होती है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो AE1 है 45/100 इंटू E1 इज़ 4/10 और डिनोमिनेटर में आया 49/100। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 4 इज़ 180 180 अपॉन 1000 इंटू 100/49। डेसिमल ज़ीरोज़ कट गए तो आंसर इज़ 18/49। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। इन अ ग्रुप एक्टिविटी क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजेस हैं, ये एजेस गिवन है। एजेस का ना हम डाटा बना लेते हैं। तो देखो सबसे मिनिमम एज मुझे दिख रही है 14 ईयर्स, देन 15 16 17 18 तो नहीं है, देन 19। तो देख लेते हैं 14 एज वाले कितने लोग हैं। 14 एज वाला एक ही स्टूडेंट है, 15 एज वाले 1 2 स्टूडेंट्स हैं, और 16 एज वाले 1 2 3, तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स। 17 एज वाले 1 2 स्टूडेंट्स हैं, एंड 19 एज वाले 1 2 स्टूडेंट्स हैं। तो एक तरह से ना हमने इसका थोड़ा सा डाटा बना लिया। तो टोटल देख लेते हैं कि ठीक आ रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 19 एज वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमने डाटा बना लिया। One student is selected at random such that each has equal chance of being chosen and age of the student is recorded. On the basis of above information answer करने हैं questions। A option है find the probability that age of selected student is a composite number। तो X जो होगा age of student ले लो, age of selected student। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें, देखो एक तो एक्चुअली 19 एंड 17 प्राइम नंबर्स हैं, बाकी सब कॉम्पोजिट है 14 15 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी 3 नहीं 14 वाला 1 है, 15 वाले 2 हैं 1 प्लस 2 प्लस 16 वाले 3 है अपॉन टोटल 10 है 4 5 6 अपॉन 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। तो ये ऑप्शन ए का आंसर आ गया। देन बी पार्ट में पूछा है x इज़ द एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो व्हाट कैन बी वैल्यूज़ ऑफ x। तो x की वैल्यू हो सकती है 14 15 16 17 19। तो बी पार्ट इजी सा था,
के एजेस क्या क्या है। अब इसका सी पार्ट है, स्टूडेंट वो सिलेक्टेड एट रैंडम, हिज एज, नहीं सी पार्ट ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड हेंस फाइंड द मीन एज। तो x का जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब बनाना है। तो x में देखो, x है स्टूडेंट की एज, तो x में क्या क्या आ रहा था, 14, 15, 16, 17, 19, 14, 15, 16, 17, 19, और यहाँ पे इनकी हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी में पहले नंबर लिख लेती हूँ, 1 2 3 2 2, इतने स्टूडेंट्स हैं ना, 1 2 3 2 2, तो 1 वाला एक स्टूडेंट है, 14 एज की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स है। इसकी होगी 2/10, इसकी 3/10, इसकी भी 2/10, इसकी भी 2/10। अब जो मीन निकालते हैं वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, समेशन एक्स आई पी एक्स आई निकालते हैं। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 14/10 प्लस 30/10 प्लस 48/10 प्लस 34/10 प्लस 38/10। इन सबको जब ऐड करोगे 8, 8, 16, 19, 20, 24, 164/10 आएगा, तो 16.4 आएगा। देयरफॉर मीन एज इज 16.4 years। अब करना है हमें सी का और वाला पार्ट। A student was selected at random. His age was found to be greater than 15 years. Conditional probability का है, find the probability that his age is a prime number। तो A इवेंट ले लेते हैं कि age is greater than 15। A ले लेते हैं, age is greater than 15 years। तो A में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी एज आएगी, 15 से बड़ी है 16, 17, 19, तो 16, 17, 19। और B ले लेते हैं दूसरा वाला इवेंट के एज इज़ अ प्राइम नंबर, एज इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, 14, 15 तो प्राइम नहीं है, 16 भी नहीं है, तो सिर्फ 17, 19 आ रहे हैं। और A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं, तो A इंटरसेक्शन B में आएगा 17, 19। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी हिज एज इज़ अ प्राइम नंबर। एज इज़ अ प्राइम नंबर मतलब B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। टोटल 10 स्टूडेंट्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा 2/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3/10। तो ये हो जाएगा 2/10 डिवाइडेड बाय 3/10, तो आंसर इज 2/3। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर process incoming copies of a certain form. Jayant processes 50% of forms, Sonia 20% and Oliver remaining 30%. जयंत, अब तीनों का ना एरर रेट गिवन है 0.06, 0.04, 0.03। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले ना सारा ये डाटा लिख लेते हैं कि E1 ले लेते हैं, Jayant processes the form, और E2 ले लेते हैं, Sonia processes the form, और E3 ले लेते हैं, Oliver processes the form। अब हमें probability of E1 फाइंड आउट करना है। अब E1 में लिखा ना जयंत processes 50% of forms, तो ये हो जाएगा 50/100 विच इज़ 1/2। और ये लिखा है कि सोनिया प्रोसेसेस 20% ऑफ फॉर्म्स, तो 20/100 विच इज़ 1/5। या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इजी रहेगा 50/100 कैलकुलेशन में, बाद में कर लेंगे वैसे। E3 होगा ओलिवर 30% ऑफ फॉर्म्स, तो 30/100 विच इज़ 3/10। A इवेंट ले लेते हैं, एरर रेट का है ना कि एरर इज कमिटेड,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 होगा, मतलब एरर इज कमिटेड व्हेन जयंत प्रोसेसेस द फॉर्म, तो वो उसका जयंत का एरर रेट है 0.06। AE2 होगा सोनिया का एरर रेट विच इज़ 0.04 एंड AE3 होगा ओलिवर का एरर रेट विच इज़ 0.03। अब हमें ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया प्रोसेस द फॉर्म मतलब E2 एंड एरर इज कमिटेड, E2 इंटरसेक्शन A निकालना है। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे A सच दैट B हैज़ अकर्ड आता है ना, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसमें E2 इंटरसेक्शन A है, तो A सच दैट B हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा, मतलब A सच दैट E2 हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। A सच दैट E2 हैज़ अकर्ड है 0.04 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो है 1/5, तो 4/500 हो जाएगा विच इज़ 2/250 विच इज़ 1/125। नाउ 1/125 0.008 होता है, तो इसको 0.008 भी लिख सकते हैं। अब इसका है B ऑप्शन, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी इन कमिटिंग एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है। A हमने एरर लिया था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट E1 हैज़ अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब एरर तीनों के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे, जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। A such that E2 has occurred into probability of E2 plus probability of A such that E3 has occurred into probability of E3. A such that E1 has occurred वो होगा 0.06, 0.04, 0.03, इनकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, 0.06, 0.04, 0.03। और ये वाले जो थे 50/100 वैसे ही लिख लें, 30/100 एंड 50, 20 एंड 30/100, 50/100, 20/100, 30/100। अब यहाँ पे 0.06 इंटू 50 है, तो 50 इंटू 6 जब करेंगे तो 300 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए तो 3 आएगा, प्लस 4 इंटू 20 इज 80.80 आएगा, प्लस 3 इंटू 30 इज 90, तो ये आएगा 0.9, 4.7/100, 47/1000 इज द आंसर, सो 0.047 लिख सकते हैं। अब है इसका C ऑप्शन, लेट E बी द इवेंट, नहीं C ये है, मैनेजर ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू डू अ क्वालिटी चेक, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स द फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म। इफ द फॉर्म सिलेक्टेड हैज़ एन एरर है फॉर्म में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। ये डिफिकल्ट हो जाएगा, नॉट प्रोसेस्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, इट हैज़ एरर, तो ये निकालते हैं कि फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय जयंत। जयंत को हमने लिया था E1, तो E1 सच दैट A हैज़ अकर्ड, इसको निकाल लेते हैं। हमें निकालना है E1 डैश सच दैट A हैज़ अकर्ड, तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट A हैज़ अकर्ड, तो ये निकालना हमारे लिए ईजी होगा। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमने लिया था, ये आया था 3/100, तो 3/100 divided by 47/1000, so this becomes 3/100 into 1000/47, तो 30/47 is the answer। बट ये आया है E1A का, हमें निकालना है E1 डैश सच दैट A हैज़ अकर्ड कि फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत, तो ये 1 में से माइनस करके आएगा, 1 माइनस 30/47 विच इज़ 47 माइनस 30/47, तो 17/47 इज़ द
आंसर। इसका जो और वाला ऑप्शन है, E इज द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, E1, E2, E3 आर events that Jayan, Sonia and Oliver process the form, find the value of summation I is equal to 1 to 3 P E I E. तो summation I is equal to 1 to 3 probability of EI such that E has occurred, ये होगा probability of E1 such that E has occurred plus probability of E2 such that E has occurred प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सच दैट E हैज़ अकर्ड। क्योंकि इन सबका अक्रेंस हमारे जो क्वेश्चन में है, टोटल 3 इवेंट्स ही अकर हो रहे हैं, E1, E2, E3, और सबका जो अक्रेंस है विद रिस्पेक्ट टू E है मेन इवेंट के एरर इज कमिटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, इस वजह से इसका आंसर होगा 1। तो 2023 में एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का केस स्टडी आया था। लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज गिवन बाय लिमिट h goes to 0 fa minus h minus fa upon minus h, and right hand derivative is given by this. Also a function f(x) is said to be differentiable अगर इसके LHT एंड RHT दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल हैं। फंक्शन हमें गिवन है mod x minus 3 x greater than or equal to 1 and x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 x less than 1. Answer the following question. पहले हमें निकालना है RHT. RHT होगा मतलब mod x minus 3 at x is equal to 1. तो A ऑप्शन में RHT हमें निकालना है at x is equal to 1. तो इसको ना कैसे किया करो, लिमिट को x goes to 1 fx माइनस एफ सी मतलब f1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। सिंपल ये फॉर्मूला लगा दिया करो। तो fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। fx की वैल्यू है इसमें मॉड x माइनस 3, तो fx इज मॉड x माइनस 3 एंड f1 जो होगा, f1 मतलब जब इक्वल टू 1 गिवन है, इक्वल टू 1 हमें इसी में गिवन है, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 3 में 1 माइनस 3, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 होगा माइनस 2, तो मॉड से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स लिमिट x गोज टू 1 fx इज मॉड x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब इस केस में x गोज टू 1 है, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो मॉड की वैल्यू होगी, क्योंकि मोर देन 1 है, बट मॉड तो ऐसे डिफाइंड होता है ना कि अगर ये 1 प्लस है, मोर देन 1 है, मॉड कैसे डिफाइंड होता है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 अगर x लेस देन 3 होगा। तो x गोज टू 1 मतलब लेस देन 3 है, तो यहाँ पे जो मॉड की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो ये आएगा लिमिट x गोज टू 1 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स माइनस 2 इज़ 1 माइनस एक्स, तो उसको नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। तो ये हमारा RHT का आंसर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज LHT ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। LHT मतलब लेस देन 1 वाला पार्ट, तो fx को हम ये लेंगे, तो लिमिट h गोज टू 0, b पार्ट में लिमिट x गोज टू 1 सॉरी fx माइनस f1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 अपॉन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस fx की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 एंड प्लस 13 बाय 4 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2 भी है। अगर हम x को डायरेक्टली 1 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको ना हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4 माइनस 2, जब माइनस करेंगे 13 माइनस 8 हो जाएगा विच इज़ 5 बाय 4
तो ये 5/4 हो जाएगा। इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आएगा। न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x गोज़ टू 1 माइनस, तो ये आया x माइनस 1 एक्स माइनस 5 अपॉन 4, नीचे चला जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 कट गया। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो -4 अपॉन 4 आएगा विच इज़ -1। अब है चेक इफ़ द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो सी पार्ट में क्योंकि LHT एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हो गया प्रूफ। उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन फाइंड f'2 एंड f'-1। f'2 कैसे करेंगे, पहले ना हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। fx जो है हमने अभी देखा था ना, मॉड x माइनस 3 इज मॉड पॉजिटिव x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड नेगेटिव x माइनस 3, क्योंकि ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे होगा, और 1 एंड 3 के बीच में जब होगा तो वो नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 होगा। x लेस देन 3 होता है ना, बट क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 1 भी है तो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 पे इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस x इफ 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 एंड x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4 अगर x इज़ लेस देन 1। अब हमें निकालना है f'2। तो f' व्हेन x इज इक्वल टू 2, मतलब f'2 निकालना है। x इज इक्वल टू 2 ये बीच वाले में लाई करता है 3 माइनस एक्स, तो उस केस में fx होगा 3 माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1, तो आंसर इज -1। देन f'-1 निकालना है, मतलब f' व्हेन x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 मतलब x लेस देन 1 में लाई करेगा, तो इसमें जब हम डेरिवेटिव लेंगे 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 13/4 का तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 3/2। इसमें x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आएगा -4/2, तो आंसर इज -2। अब हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy by dx is equal to fxy is said to be homogeneous अगर fxy is a homogeneous function of degree 0, fxy is a homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y is equal to lambda raised to power n fxy. To solve a homogeneous differential equation of the type we make the substitution y is equal to vx, तो ये तो simple given है। Based on above answer the following question. Show that x square minus y square dx plus 2xy dy is a differential equation of the type dy by dx is equal to gy by x. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। a पार्ट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई dx इज इक्वल टू gy अपॉन x। तो पहले तो dy बाई dx निकालते हैं। 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो dx को इसके नीचे ले आओ और इसमें माइनस एडजस्ट कर लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2xy को ले आओ। अब ये जो है इक्वेशन y अपॉन एक्स फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x y अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स कट गया, तो हमारे पास dy बाई dx जो आ गया वो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स। तो सारी टर्म्स
y अपॉन x फॉर्म में आ रही है, सो dy बाई डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स प्रूव हो गया। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व द अबव इक्वेशन टू फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। क्योंकि होमोजेनस इक्वेशन है तो y को हम vx पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स 2vx स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। जब v को उस साइड लेके जाएंगे, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v। सो दिस बिकम्स वी स्क्वायर माइनस वही रहा अपॉन v। एक्चुअली 2v स्क्वायर आएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स होगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v। वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv, यहाँ पे 2v था, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम v स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं तो 2v dv इज dt, तो ये दिस इज सिंपली लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस लॉग c। v स्क्वायर प्लस 1 का जब हम v को y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लॉग c अपॉन x। दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स जो होगा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है गौतम buys 5 pens, 3 bags and 1 instrument box and pays a sum of rupees 160। और विक्रम ने 2 पेन, 1 बैग, 3 बॉक्स खरीदे और उसने कितना पे किया 190। एंड अंकुर ने 1 पेन, 2 बैग्स एंड 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदे एंड पेज अ सम ऑफ 250। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है कन्वर्ट द गिवन सिचुएशन इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में होगा, a है 5 3 1 2 1 3, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पेन्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बैग्स और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिख रहे हैं। और नेक्स्ट होगा 1 2 4 एंड x इज x y z इज इक्वल टू b इज 160 190 250। यहाँ पे x जो होगा दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसी तरह y जो है कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड z जो है वो है कॉस्ट ऑफ 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इस वे में इक्वेशन आ गई। अब हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 1 2 1 3 1 2 4। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 3 5 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 3 माइनस 10 माइनस 15 प्लस 3, तो आंसर इज माइनस 22। थर्ड पार्ट में हमें बोला है फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ए लिख लेते हैं 5 3 1 2 1 3। सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 1 1 के जब निकालेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। 1 2 के कोफैक्टर्स जब निकालेंगे तो ये 8
-3 5, क्योंकि 1 + 2 इज़ नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। A13 निकालेंगे, 1 + 2 इज़ ऑड इसलिए नेगेटिव आएगा। A13 फिर हमें निकालना है A21 तो ये नेगेटिव लेना है। A22, A23 को भी नेगेटिव लेना है। A31, A32 इज़ नेगेटिव, A33। तो ये हमारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेके एडजॉइंट A आ गया, पर हमें निकालना था A इनवर्स। तो A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने अभी निकाली थी विच वॉज -22। तो -1/22 सबको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली SC फॉर्म में लिख दो। -10, 19, -7, 8, -13, -1। अब क्योंकि नेक्स्ट वाला है और p = a² - 5a, तो इसको नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, a² निकाल के फिर -5 है उसमें से करना है, तो उससे मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिसेस का ही है। Professional typist having his shop in a busy market charges ₹200 for typing 8 English and 4 Hindi pages, while he charges ₹275 for typing 5 English and 10 Hindi pages. Based on the above information, अगर वो X रुपीज़ चार्ज करता है इंग्लिश के एक पेज के लिए and Y rupees for 1 page of Hindi, express the above as a pair of linear equation. देखो जो 1 पेज ऑफ इंग्लिश का कॉस्ट है X रुपीज़ है, तो 5 पेजेस 8 पेजेस का होगा 8x, तो 8x प्लस यहाँ पे 4 हिंदी पेजेस है प्लस 4y = टोटल है 275, और दूसरी वाली इक्वेशन आएगी 5x + 10y = ये 200 था और ये है 275, और ये आ गया लीनियर इक्वेशंस। B है एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन x = B फॉर्म में लिखना है। तो A जो होगा वो होगा 8, 4, 5, 10 और x को लिखना है xy, और B हो जाएगा 200, 275। उसके बाद C पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 8, 4, 5, 10, तो 80 - 20 विच इज़ इक्वल टू 60। और वाला पार्ट है एडजॉइंट A फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट A के लिए क्या किया करो, जो A वाला है ना 8 और 10 इसको इंटरचेंज कर दिया करो, और ये जो 4 और 5 है इसका साइन चेंज कर दिया करो, तो ये आ गया एडजॉइंट A। अब हमारी जो आज की लास्ट केस स्टडी है वो है रिलेशन फंक्शन चैप्टर में से। Organization conducted bike race under 2 different categories, boys and girls. There were total 28 participants. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected. मतलब B सेट जो होगा वो B1, B2, B3 है जिसमें 3 बॉयज़ हैं, और G सेट जो है वो है G1, G2 जिसमें 2 गर्ल्स हैं। B is the set of boys selected and G is the set of girls selected for the final race. Based on the above information, answer the following. How many relations are possible from B to G? Formulas याद करने पड़ेंगे। B में देखो टोटल 3 इवेंट्स है, 3 बॉयज़ हैं, और G में है 2 एलिमेंट्स मतलब 2 गर्ल्स। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना होता है, ये अगर M है और ये N है, तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2⁻mn। तो 2⁻3 × 2 विच इज़ 2⁻6, तो ये हो जाएंगे 64 रिलेशंस। बी पार्ट है अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम B to G हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड। अगर देखो सपोजिंग हमारे पास एक रिलेशन होता है A to B और इसमें m एलिमेंट्स होते हैं, इसमें n एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है सेकेंड सेट जो होता है ना उसका नंबर, उसके ऊपर एक्सपोनेंट में आएगा फर्स्ट सेट का नंबर। तो n है 2 और m है इस केस में 3, तो 2³ आएगा विच इज़ इक्वल टू 8। फिर C पार्ट है लेट R फ्रॉम B to B be defined by R is equal to xy such that x and y are students of same sex। तो देखो x and x are students of same sex, तो इसमें हमें चेक करना है कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। इसमें जो हमें सेट गिवन है वो
सेट कोई भी ले सकते हो। तो इसमें सिंपली लिख सकते हो कि x एंड x आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। तो इस केस में बॉयज़ ही लिया है ना दोनों, तो इस केस में जो हो जाएगा ये R इज रिफ्लेक्सिव। और अगर x इज इक्वल टू y होगा तो बोथ आर बॉयज़, क्योंकि B लिया हुआ है ना, बोथ आर बॉयज़, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। अगर x इज इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू z है इसमें, तो x इज इक्वल टू z होगा, तो R हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि ये सारे बॉयज़ ही हैं, सेट ऑफ बॉयज़ में से ही लिया है। तो x y z जो होंगे बिलोंग टू सेट ऑफ बॉयज़ होंगे, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is equivalence relation। अब इसका C का और वाला, इसमें लिखा है अ फंक्शन f फ्रॉम b टू g be defined by f is equal to b1 g1 b2 g2 b3 g1 check if f is bijective, justify your answer। तो ये लिख लेते हैं b1 g1 b2 g2, ये गिवन है b1 g1 b2 g2 एंड थर्ड है b3 g1। इसमें हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 1 ऑन 2 है या नहीं। फर्स्ट सेट का ना एरो डायग्राम से कर लेते हैं। g1 g2 है दूसरे सेट में। अब देखो b1 की इमेज है g1, b2 की है g2, बट b3 की g1 है। तो b1 and b3 do not have unique image, तो इस केस में f is not 1 1, मतलब हर एक की एक अलग अलग इमेज होनी चाहिए ना, यूनिक होनी चाहिए, तभी वो 1 1 होता है। तो दिस इज नॉट 1 1, बट f जो होगा ऑन टू होगा। तो f is 1 1 बट नॉट ऑन टू, सॉरी f is not 1 1 बट ऑन टू है, या f is on to बट नॉट 1 1, तो f is not bijective। बाइजेक्टिव होने के लिए ये ज़रूरी है ना कि बोथ 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो ये हमारी जो 2023 की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़ और जो बाकी चैप्टर्स की बचती थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।